तो बेटा देखें, कल हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे थे। और बेटा इसमें जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है मैंने आपको ये टॉपिक कल हमने कल जस्ट कवर किया था। हमने न्यूटन्स के लॉज, मोमेंटम, कोलिजन और फ्रिक्शन वगैरह पढ़नी थी बट रह गई हमारी। तो इसको मैंने आपको कल क्लियर करवा दिया था, ठीक है। इसको एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ और इसका एक एमसीक्यू था जो हमारा रह गया था उसको भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम आज जो है वो काइनेमेटिक्स पे आते हैं। अभी तक हम जो पढ़े हैं वो डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स पढ़े हैं, डायनेमिक्स पे आ जाएंगे। हम खाली हमने फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा, हमने जस्ट पढ़ा है कि फोर्स के जो इफेक्ट्स होते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तमाम, ठीक है। और प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको पढ़ाई थी, ये बेसिकली टू डायमेंशनल मोशन की एक किस्म है, ठीक है। कैसी मोशन है? टू डी मोशन की एक किस्म है ये। तो मैंने आपको बेटा कुछ बातें याद रखने की बोली थी कि इस तरीके से मोशन होती है। और इसमें क्या होता है बेटा, वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। और वाई कंपोनेंट जो होता है वो वेरी कर रहा होता है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट वेरी कर रहा होता है। एक्स कांस्टेंट क्यों होता है? बिकॉज एक्स पे जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास जीरो होता है। फोर्स कोई नहीं होती है, हमारी अजम्पशन है इंटरमीडिएट की। फोर्स नहीं हो तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी बेसिकली चेंज होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, तो वी एक्स कांस्टेंट है, ठीक है। तो वी एक्स कांस्टेंट है, ए एक्स जीरो है। ए वाई जो होता है बेटा वो माइनस जी होता है, और वी वाई एक्सेलरेशन, वी वाई चेंज हो रहा होता है। मैक्सिमम हाइट पर जो बेटा वी वाई है वो जीरो होता है, बिकॉज पूरी की पूरी डायरेक्शन मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर सामने की तरफ होती है। तो खाली एक्स कंपोनेंट होता है, वाई कंपोनेंट नहीं होता। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया। अच्छा, इसके अलावा जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है बेटा, इसको हम कहते हैं रेंज। तो ये आपके पास ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है इसे रेंज कहते हैं। और ये जो ये हाइट है ये मैक्सिमम हाइट है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है बेटा वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो इसके मैंने आपको फार्मूले लिखवा दिए थे। और ये तीन फार्मूले हैं, हाइट का, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का, और ये आपके पास रेंज का। 45 डिग्री बेटा वो एंगल है जहां पर रेंज आपकी मैक्सिमम होती है, ठीक है। और इसके अलावा रेंज दो एंगल पर आपको सेम रेंज मिल रही होती है। कैसे? अगर आपके पास थीटा है, मिसाल के तौर पर 10, तो इस 90 माइनस थीटा भी आपको सेम रेंज दे रहा होगा। तो 90 माइनस 10 कितना होता है? 80। तो ये 80 और 10 डिग्री ये दो एंगल हैं, ये दो पेयर्स हैं जहाँ पर आपको सेम रेंज मिल रही होती है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, आपके पास थीटा गिवन है 20, तो 90 माइनस 20 70। तो ये वो पेयर है जहाँ पर आपको रेंज, सेम रेंज की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये दो एंगल है। और 45 खाली एक ही है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है। अगर आप उसको 90 से माइनस भी करो तो आपके पास 45 ही आएगा। तो इसका मतलब ये एक एंगल है जहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज मिलती है, सिंगल ही होता है, ठीक है। फिर हमने कुछ आपको उसके कॉन्सेप्चुअल भी और कुछ करा एमसीक्यूज करवाए थे। एक एमसीक्यूज में आपको यहाँ जल्दी करवा देता हूँ, फिर हम जो है वो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास एमसीक्यूज था बच्चे, ये कल हमारा रह गया था। मैं कल काफी डिसर्ट था, अभी भी हूँ। तो मैयत को गाँव ले गए हैं, लेकिन चलो। तो बेटा आपके पास है, इसके आपको एंगल 60 दिया हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी ये वी आई आपको 10 दी हुई है, ठीक है। तो बेटा रेंज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? साइन टू थीटा डिवाइड बाय जी, ठीक है मेरा बेटा, ये होता है। तो अगर आपको 60 दिया हुआ है, ठीक है, 60 पुट करेंगे तो 60/2 120 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ ना, वी आई कितनी है? 10 का स्क्वायर है। अगर मैं पुट करता हूँ 260 और 120, तो 120 और 60 पर आपको, आपके पास सेम ही है जो मैंने आपको यहाँ पर चार्ट बनवाया था ना, कि 60 साइन 60 और साइन 120 सेम है। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आता, आपको परेशानी हो रही है, तो मैंने क्या बताया था, दो एंगल होते हैं जहाँ पर आपको सेम आंसर मिलता है। तो अगर आपको 60 गिवन है तो 90 से में से 60 माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 90 माइनस 60 30। तो जब 30 आप यहाँ पुट करोगे ना, और जब 30 को आप यहाँ पुट करोगे तो ये दोबारा 60 बन जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 आ जाएगा। तो 60 पुट करो तो 120 आपके पास सेम आएगा, डिवाइड बाई जी। जी आपने अप्रोक्स 10 लेना है, ठीक है। 10 का स्क्वायर होता है 100। साइन 120 कितना है बच्चों? साइन 120 है, या साइन 60 कितना होता है? 0.866 या √3/2। ये आप दिनों 0.866 या √3/2। तो आंसर में चूंकि आपको पॉइंट में दी हुई है, तो आप इसकी जगह क्या मेरा बेटा पुट कर दो,
0.866। ठीक है बच्चा। और डिवाइड कर देंगे, 10 से पहले ही आ रहा है। अच्छा, 10 का एक जीरो इस जीरो से काट दो। ठीक है। तो आपके पास बेटा खाली क्या बच जाएगा? 10 × 0.866। अच्छा, 10 जब मल्टीप्लाई होगा ना तो एक इशारे आगे शिफ्ट हो जाएगा, 8.66 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो ये बन जाएगी 8.66, जो कि आपके पास ऑप्शन बी है। ठीक है बच्चा। तो ये कल की कुछ चीजें थी, मैंने कहा रिवाइज करवा दूं, जब तक नए बच्चे भी आ रहे हैं। तो हम इसको फिर इंशाल्लाह आगे हम आज न्यूटन से लॉ शुरू करते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है बेटा तो पूछ ले आप लोग प्लीज। यार तो एक मैसेज खोलना पड़ता है मुझे, अलाउ नहीं है, आप बताओ स्पैम कर देते हो। दादी डाइट, फोत हो गई है बेटा दादी। बेटा वो सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा इंशाल्लाह, वो मैंने डाउनलोड कर दिया, प्लीज। जी, एक 45 वो एंगल है जहां पर आपके पास रेंज सेम मिलती है। ठीक है बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, बहुत आसान है, इसके एमसीक्यूज मैंने आपको बहुत करवा दिए। साइन 2 थीटा है ना बेटा, फार्मूले में 2 आ रहा है। तो 2 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 120 आ जाएगा। ठीक है। अगर आप 60 आपको पसंद नहीं है तो आप 90 - 60 30। 60 और 30 दो पे रेंज सेम आती है, तो आप 30 पुट कर दो, 30 को दोबारा जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आ जाएगा। तो sin 60 sin 120 आपके पास सेम देता है। ये आप याद रख लो। ठीक है। 10 का एक जीरो मैंने ऊपर काट दिया ना। 10 का एक जीरो डिवाइड, 10 डिवाइड हो रहा है ना बच्चा। तो 10 का एक जीरो मैंने जीरो से काट दिया, ऊपर खाली 10 बच गया। तो 10 को जब आप 0.866 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो डॉट है आगे शिफ्ट हो जाता है, बस सिंपल। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि sin 2 थीटा है ना बेटा, sin 2। तो थीटा आपको 60 दिया हुआ है ना। तो ये साइन बेसिकली आ रहा था 120 डिग्री। तो आप इसका भी जो है वो 0.866 होता है, अगर आप कैलकुलेटर भी कर लो। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो मैंने क्या बताया, रेंज की वैल्यू जो है वो, अगर आप 90 - 60 करें तो रेंज इसमें भी सेम आती है। तो ये 30 आता है, तो आप यहाँ से 30 पुट कर दो। तो sin 2 × 30। ठीक है। तो दोबारा sin 60 हो गया। तो इसका भी बेटा क्या होता है, 0.866 ही होता है। तो बहुत आसान है ये तो। ठीक है। सो बहरहाल ये चीजें मैं इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, शायद ये आपको ना मिले। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करवा दिया, तो आप खुद सॉल्व बनाना चाहिए बेसिकली यार। इसमें ऐसा वो नहीं है कुछ। ठीक है। तो चलिए, हम आज अपना जो है वो फर्दर कंटिन्यू करते हैं बेटा। सो चलिए, आई थिंक सब ने ज्वाइन कर लिया है। तो हम जो है आज अपना जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन एंड फोर्स मेन टॉपिक है। इसके अंदर टॉपिक्स हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद फिर आपके पास ग्राफ उनके आया, उसके बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन आया। अब न्यूटन के लॉज आएंगे, मोमेंटम मोमेंटम आएगा। तो ये सब इसके सब टॉपिक हैं, तो आप लोगों ने ये जहन नशीर करना है मेरा बच्चा। ठीक है। ठीक है, तो आई होप आप लोग सब रेडी होंगे। तो लेट वी स्टार्ट। सही। तो बच्चे, मैंने आपको क्या बताया था, हमने अभी तक काइनेमेटिक्स पढ़ी है, अब हमने देखना है डायनामिक्स को। ये दोनों मैकेनिक्स की दो ब्रांचें थी। काइनेमेटिक्स में आप खाली इफेक्ट पढ़ते हो, कॉज नहीं पढ़ते। इफेक्ट मीन कि मोशन के जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी सब। डायनामिक्स में आप कॉज भी स्टडी करेंगे। ठीक है। जो बच्चों की क्लास मिस हो गई मैं उनको बता दूं कि मिसाल के तौर पर बेटा, मैं बहुत आसान, अभी पढ़ेंगे भी सही। इक्वेशन लेता हूँ, F = ma। ठीक है। इसमें बेटा जो आपके पास F है ना, ये वजह है। F क्या है? कॉज है। इस कॉज की वजह से आपके पास एक्सेलरेशन ये सब कुछ हो रहा है। तो ये इसका इफेक्ट है।
तो अभी तक जो आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह पढ़ रहे थे, तो ठीक है, तो वो हम पढ़ रहे थे किसमें, अ, वैसे दोनों मैकेनिक्स में आती हैं, तो वो काइनामेटिक्स की ब्रांच। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रख लो, ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये दोनों में क्या फर्क है। तो यह हमने किस में स्टडी किया, काइनेमेटिक्स में। और बेटा, और बेटा इसमें जो हम स्टडी करेंगे, इसमें हम साथ में अ, जिसमें वजह भी पता करते हैं, ये फिर शुरू हो जाती है डायनामिक्स, ठीक है। द स्टडी ऑफ, वैसे तो ये नहीं पूछा जाता, बट ये कुछ बुरे बुरे वक्त की पता नहीं होता तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टडी जो हम पढ़ेंगे वो डायनामिक्स आ जाती है, ठीक है। स्टडी कॉज आल्सो स्टडी करते हैं, बस को थोड़ा सा याद रख लो। तो चलिए न्यूटन्स के लॉज की तरफ आते हैं, जो कि हमारा बेटा मेरा बच्चा मेन टॉपिक है। कोशिश करूंगा कुछ ऐसी बातें बताऊं जो आपको शायद पहले से ना पता हो। फिर हम कुछ इसके इंशाल्लाह एमसीक्यूज भी बेटा साथ साथ करेंगे, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है मेरा बच्चा। तो बेटा ये न्यूटन्स के लॉज हैं, ये हमें किसने दिए थे, श्री श्री न्यूटन साहब ने 1686 में इन्होंने स्टडी की थी। और अपनी स्टडी के बेस पे इन्होंने कुछ फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया। फोर्स तो हमें पता थी, बट उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता था फोर्स क्या होती है। तो वो उनका कॉन्सेप्ट दिया, तो इनके कुछ लॉस थे। इनका सबसे पहला जो लॉ है उसे हम कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है। इससे बेटा इसका एक और नाम भी है जो आप सबको पता है, इसका एक और बड़ा प्यारा सा नाम है जो कि आप सबको पता है। और वो बेटा इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया, तो ये तो आपने बचपन से रटा हुआ है कि कोई बॉडी जब मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अनलेस एंड अन जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अमल ना कर दे, ठीक है। सही है। रेस्ट में है तो वो रेस्ट करती रहेगी, और अगर वो मोशन में, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अनलेस उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना कर दे, ठीक है। लिखने के लिए हमारे पास जरूरी नहीं है, लिखने का ज्यादा टाइम है नहीं, तो मैं इसको पॉइंट में आपको बता देता हूँ। ये बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट इसकी स्टेटमेंट नहीं है। बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, और ठीक है, अनलेस उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो जाए। इसको मैं थोड़ा सा बड़े अल्फाज में लिखता हूँ, ये आपको समझाने के लिए जरूरी है। यहाँ से को आपके पास कॉन्सेप्ट आया फोर्स का, और आते साथ ही अनबैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, तो अनबैलेंस फोर्स ऐसी फोर्स होती है जिसका नेट इफेक्ट कोई ना कोई निकल रहा हो। सही है।
लाइक फ्रिक्शन फोर्स हो गई, फ्रिक्शन एक अनबैलेंस फोर्स है, वो आपके ऊपर एक बॉडी की मोशन चेंज कर रही होती है, लोकेशन चेंज कर रही होती है, ठीक है। ऐसे पागल, गेट बंद करो यार। सही है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से आपके पास एक तो इनर्शिया की आई, इनर्शिया भी आपके पास एक कॉन्सेप्ट आया कि इनर्शिया क्या होता है बच्चों। सही है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की अपनी प्रॉपर्टी होती है, खसूसियत होती है। जिस बाय विर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से वो ट्राई करता है, इट ट्राइज टू कंटिन्यू इट्स स्टेट, बस। अब वो स्टेट मोशन की भी हो सकती है, रेस्ट की भी हो सकती है। मतलब कोई बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है ना, तो वो चाहेगी कि मैं रेस्ट में रहूं। सही है। तो ये जो वो चाहती है ना, उससे कहते हैं इनर्शिया। तो अब आप खुद अंदाजा करें, जो बॉडी जितनी ज्यादा भारी होगी, उसको मोशन में लाना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। जैसे एक ट्रेन है, उसको धक्का लगाना मुश्किल है एक साइकिल के हिसाब से। इट्स मीन इनर्शिया जो है वो मास के साथ रिलेटेड है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में आता है अक्सर बात। इनर्शिया इज रिलेटेड टू मास। अब ये कैसे भी घूम के आता है, मैंने इसको मुख्तलिफ तरीके से देखा है। बट इनर्शिया बेटा जो आपके पास क्या है, इनर्शिया इज, ठीक है, मास। इसका मास के साथ ना बड़ा गहरा ताल्लुक है, बहन भाई समझ लो कि जन्मों जन्मों का ताल्लुक है। ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। एनर्जी और मास आपस में ऐसे मिले हुए हैं जैसे करण अर्जुन, ठीक है। तो इनका आपस में जन्म जन्म का ताल्लुक है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा एनर्शिया होगा। ठीक है मेरा बच्चा। और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और वैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपके पास इस तरीके से है। ठीक है। तो इसमें कुछ आपसे मेरे ख्याल में पूछने वाली चीज है नहीं। सही है। तो आपने देखा होगा ना, गाड़ी में जब ब्रेक लगती है, अब आप गाड़ी में मूव कर रहे हो, आप और गाड़ी जो है वो सेम वेलोसिटी से जा रहे हो, या सेम आपकी दोनों की मोशन की वेलोसिटी सेम है। तो अभी एमसीक्यूज आ जाए कि आप ब्रेक लगने के बाद आप आगे जाते हो, तो ये क्यों जाते हो? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आपने इनर्शिया वाले ऑप्शन फिट करना है, क्योंकि आप मोशन में हो, गाड़ी को तो ब्रेक लग गई, बट आप आपके पास इनर्शिया था, तो आपने मूव किया, बट वो आपने अपने आप को रोक लिया फोर्स अप्लाई करके अपने ऊपर। या जब अचानक से बाइक को तेजी, ये लड़के समझ सकते हैं, अचानक से रेस देते हैं, तो बंदा पीछे की तरफ जाता है। या गाड़ी में आप बैठे हो, कि बंदा अचानक से रेस दे, तो आप पीछे की तरफ जाते हो। ठीक है, तो ड्यू टू इनर्शिया। तो एमसीक्यू इस तरीके से भी घुमा के पूछा जा सकता है। या मास के साथ रिलेटेड है, कि विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्लोजली रिलेटेड टू इनर्शिया। तो वो वेट मास फोर्स आपके पास आए, तो आपने उसमें मास को करेक्ट करना है। इज दैट क्लियर मेरे बच्चों? इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग मुझसे डिस्कस कर लें, बाकी इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है पूछने वाली। ठीक है। हुजैफा सर जी, तो होगे पहले पेंसिल कर सकते हैं ना। बिल्कुल बेटा, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है हुजैफा मेरा बच्चा। कैलकुलेशन आप जैसे करें उसकी। आवाज सही नहीं आ रही भैया, हानिया को हमारी। हानिया क्या हुआ बच्चे? बेटा ऐसी फोर्स जिसका नेट नेट इफेक्ट जीरो ना हो। लाइक आप गाड़ी को धक्का लगा रहे हो, तो आप गाड़ी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, जो कि अनबैलेंस है, ठीक है ना। आप गाड़ी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर रहे हो। लेकिन आप कहते हो कि आप आपकी एक बॉडी पड़ी हुई है, उस बॉडी पर जो फोर्सेस लग रही हैं, वेट की फोर्स लग रही है, मैं समझा देता हूँ। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि ये एक
ये एक सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है, ठीक है मेरा बेटा। ठीक है, वेट ये रखा हुआ है। अब आपको पता है जब कोई बॉडी रखी हुई होती है तो उसके ऊपर जो है एक वेट लग रहा होता है, और या तो उसके ऊपर एक वेट या उसके ऊपर एक सरफेस नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रही होती है, ठीक है। दो फोर्सेस ये होती है ना, ये मैं आगे आपको पढ़ाना भी था। तो ये वेट और ये नॉर्मल, इससे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये वेट और नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस फोर्सेस कहलाएंगी, ठीक है। हाँ, जब आप इसको आके ठुड्डा मारोगे, हाथ से दबाओगे, तो वो आपने एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दी, तो वो आपके पास अनबैलेंस कहलाएगी। बट वेट हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये बैलेंस फोर्सेस कहलाती है। होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ। आर क्या बेटा, नॉर्मल रिएक्शन। अनबैलेंस की आपको एग्जांपल चाहिए, वो भी दे देते हैं बेटा, बिल्कुल बिल्कुल दे देते हैं। फ्रिक्शन। अच्छा, डब्ल्यू वेट है, ठीक है। यहाँ डब्ल्यू क्या है बेटा, मैं लिखता हूँ। और आर नॉर्मल रिएक्शन है। फ्रिक्शन मेरा बच्चा, फ्रिक्शन आपके पास अनबैलेंस फोर्स है। सही है। चलिए, अब न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ आते हैं। तो बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ बच्चे बच्चे को रटा हुआ है, बच्चे बच्चे को याद है, तो हम भी आपको यहाँ दिखा देते हैं कि हमें भी आता है, ठीक है। सो न्यूटन का मेरा बेटा सेकंड लॉ जो है वो क्या है। न्यूटन बेटा सेकंड लॉ जस्ट बताता है कि आप जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो ये कहता है, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो ये आपने ऐसे पढ़ा होगा इंटर में, तो मैं आपको ऐसे लिखवा रहा हूँ। और जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटता है वगैरह वगैरह, तो आपके पास एफ इक्वल टू एम है, ठीक है। तो ये आपको ना क्वांटिटी बता रहा है फोर्स की ना, कि फोर्स की क्वांटिटी क्या होगी। तो इससे ना हम कहते हैं ये फोर्स की कैसी नेचर बता रहा है। भाई क्वांटिटी बताएगा ना, 10 20 30 40, आपके पास एक न्यूमेरिकल के थ्रू आंसर आएगा, फोर्स 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 40 50। तो मैं यहाँ पर बताता होता हूँ बच्चों को कि ये एक फोर्स की क्वांटिटेटिव नेचर बताता है, कैसी नेचर। ये आपको मैं एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, फोर्स की कैसी नेचर बता रहा है, कैसी उसकी फितरत बता रहा है। टेल्स क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है बेटा। क्या बताता है, फोर्स की क्वांटिटी बताता है कि उसकी क्वांटिटी, भाई उसकी जो क्वांटिटेटिव नेचर है ना फोर्स की फितरत, भाई कितनी कितनी मिकदार में मिलेगी आपको, 10 है, 20 है, 30 50 100 200 300 400, फिर क्वांटिटी मिल रही है, तो क्वांटिटेटिव नेचर फोर्स ही बताता है, ठीक है मेरा बेटा। तो ये आपने इसको इस सेंस में देखना है। और इसमें कुछ और चीज ऐसी है नहीं बताने वाली, तो बस हाँ ठीक है, सही है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। फर्स्ट लॉ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज्यादा देनी थी, सेकंड लॉ इतना ही है मेरा बेटा। थर्ड लॉ की पर आते हैं, फिर हम आपसे यूज करते हैं। अ, चूंकि आपको थ्योरी तो नहीं, आपने थ्योरेटिकल पेपर देना नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा बच्चों। अ, आपको ना हम ट्रिक्स बता रहे हैं या मेन मेन पॉइंट, ताकि इनमें से आपके पास एमसीक्यूज आ जाए, तो मैं वो बातें लिख पाता हूँ यहाँ पर आपको। न्यूटन्स का
राइटिंग मेरी अच्छी नहीं हो रही है, पता नहीं कभी खराब हो जाती है, कभी अच्छी हो जाती है। ये मैं करवा दूं, फिर मैं आपसे कुछ सवाल लेता हूँ, ठीक है। बेटा जी, ये क्या बताता है? ये आपने बचपन में बहुत पढ़ा होगा। To every action there is an equal and opposite reaction। ठीक है मेरा बेटा। ठीक है बच्चों। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो कि उसके ऑपोजिट और। ठीक है। तो इसकी मिसाल यूं है कि आपके पास ना दो बॉक्स है ना। आपके पास ना दो बॉक्स है ना। एक ना ए है ना, और एक बॉक्स ना बी है ना। ठीक है ना। ये बॉक्स ना ए है ना, और ये बॉक्स ना बी है ना। ठीक है ना। तो बेटा ये बॉक्स ए जो है, ये फोर्स लगा रहा है बॉक्स बी पर। बट टकराया, ठीक है, इसको आपने सिर्फ ए को बी से हमने टक्कर करवाई। सही है। तो डेफिनेटली बी ए से टक्कर टक्कर किया होगा। अगर हमने इसको इसे टक्कर करवाई है, तो उसने भी इसको टक्कर मारी होगी ना मेरे बच्चा। बी ने ए को टक्कर मारी होगी। सही है। तो इट्स मीन जो फोर्स लगी है ए की बी पर, एफ ए की ए ऑन बी, सेम फोर्स लगी है बी की भी ए पर। ठीक है। अगर आप किसी एक को एक्शन बोल दें, तो दूसरा रिएक्शन है। बी समझो एक दीवार है। अगर आप बी को एक दीवार समझ लेते हैं, तो आपने ए जब मारेंगे, तो आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई, वो फोर्स उसके ऊपर भी लगेगी। ठीक है। इससे ना बड़ा एक जबरदस्त एक एक जो है वो रिजल्ट निकल के आता है कि फोर्स इज ऑलवेज प्रेजेंट, या आती है इन पेयर फॉर्म। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि फोर्सेस और ऑलवेज, क्या वर्ड यूज करेंगे, अपीयर, फोर्सेस और ऑलवेज प्रेजेंट। चलो प्रेजेंट लिख दो, वो अच्छा सा वर्ड मेरे जहन में आ गया। इन पेयर्स। पेयर्स मीन जोड़ों में। ठीक है। हमेशा ये जोड़ों में पाई जाती हैं। वो पांव वाला जोड़ा नहीं, ठीक है। ये क्या उर्दू है मेरी। ठीक है बेटा। फोर्सेस हमेशा पेयर्स की फॉर्म में पाई जाती है। अच्छा, सेकंड लॉ बता रहा है क्वांटिटी फोर्स की। ठीक है, कितनी, 10 20 30 क्वांटिटी बता रहा है। तो ये क्या बता रहा है? ये क्वालिटी बता रहा है। ठीक है। तो इट टेल्स, अगर आपके पास ना ये बता रहा है, मैं इसको जरा साफ साफ लिख देता हूँ। अगर सेकंड लॉ बेटा बता रहा है क्वांटिटेटिव नेचर ना, देखो मेरा बेटा, सेकंड लॉ क्या बता रहा है? टेल्स क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्सेस या फोर्स
तो ये ना क्वालिटेटिव नेचर बता रहा है। ये क्या बता रहा है? फोर्स की क्वालिटी कैसी होगी। जैसे क्वालिटी कैसी है भाई, पेयर की फॉर्म में पाई जाती है। तो थर्ड लॉ टेल्स, बताता है क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक इसके न्यूटन के लाभ बहुत आसान थे, और इसमें इंशाल्लाह आपको ऐसी चीज़ मुश्किल लगेगी नहीं। हाँ, इसके जो एमसीक्यूज हैं वो थोड़े से ना ऐसे होते हैं कि जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो आई विल अश्योर यू कि कुछ एमसीक्यूज के ऐसे आपको मैं बताऊं न्यूटन के लॉ से, कि आपको परेशानी ना हो मेरा बेटा करने के लिए। तो एक एमसीक्यू तो आपको मैंने बता दी, न्यूटन फर्स्ट लॉ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ। तब मेरे बेटो, ये एमसीक्यूज एक आपकी स्क्रीन पर। देखें बच्चों, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ अ बॉडी कंटिन्यू इट्स रेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड बाय अ फोर्स, बेसिकली अनबैलेंस फोर्स ही होगी। तो ठीक है, आसान सा इसे साट आओ, साट आओ। ठीक है, आसान से एमसीक्यूज न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, कि जब तक उसकी कोई फोर्स अप्लाई ना हो। ठीक है मेरा बेटा, सही है। और एक और एमसीक्यू आता है, फर्स्ट इज आल्सो कॉल्ड इनर्शिया, तो वो मैंने नहीं बता रहा आपको। द नेक्स्ट वन मेरा बेटा आपकी स्क्रीन पर है। ये देखें, देखिए बेटा, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, इट्स एक्सेलरेशन इज, बहुत सिंपल सा है, कभी कभी ऐसे सवाल भी आते हैं और इसमें से कोई ऐसे मुश्किल बनती भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए। और ये आपने बड़ा जल्दी जल्दी करना होता है, तो आपके पास जल्दी से बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा, इन सवाल में बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ना एक्सेलरेशन के बजाय, एक्सेलरेशन के बजाय एक इक्वेशन ऑफ मोशन दी जा सकती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वी आई वी एफ टी दे दिया जाए और आपसे फोर्स पूछ ली जाए, तो आपको, और मास गिवन हो, तो आपको पहले वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी वगैरह लगा के ए निकालना होगा, फिर आपने एम ए लगा के फोर्स निकालनी होगी। तो वहां से फिर आपके पास फ्रिक्शन, अगर माइनस में आता है तो वो फोर्स फ्रिक्शन वाली होगी, अगर वेलोसिटी कम हो रही हो तो वगैरह वगैरह। जी बेटा, मैं आपके सवाल ले रहा हूँ, कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। जी बेटा, पूछे पूछे। जी, इनर्शिया की वजह से ब्रेक लगाएंगे तो अब, जी आप, तभी मैंने कहा पॉइंट में भी याद कर लो। आप बेटा पॉइंट में भी वैल्यूज याद करो, और आप वैसे भी जो है वो वैल्यूज को याद रखो। सही है।
नहीं, क्वालिटी मेन फोर्सेस हमेशा पेयर्स की फॉर्म में पाई जाती हैं, तो फोर्स की एक उसने क्वालिटी बता दी कि फोर्स जो है वो हमेशा पेयर, कभी भी आपको ना सिंगल आइसोलेटेड फॉर्म आप एज्यूम करें नहीं होगी। हमेशा आप जब भी सोचेंगे तो फोर्स हमेशा आपको डबल पेयर में दिख रही होगी। जी, अगर आप पॉइंट में लेंगे, मैं आपको आंसर कर रहा हूँ, तो आप पता नहीं क्या नाम है आपका, ठीक है, तो आपको पॉइंट में भी याद 0.86 भी याद रखें, √3/2 भी याद रखें। नहीं बेटा, फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर आपको निकालना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा और सारा वो कुछ चीजें आपको रात में याद रखनी है। आवाज थोड़ी स्लो है हमारी, सबको आवाज स्लो है बेटा? मैं यहाँ पर जरा एवरीवन पे कर रहा हूँ, जरा मुझे बता दें आवाज सबको स्लो है, अगर नहीं तो बोले नहीं सर। ठीक है, आवाज ठीक है, यस और नो? आवाज मेरी ठीक है सबको? यस और नो? प्लीज डू यस और नो इन एवरीवन। ओए साहब खींचो। प्लीज बेटा बताएं मेरी आवाज ठीक है कि नहीं, यस और नो कर दें प्लीज। अब आप बताएं, आप बताएं बेटा, आवाज ठीक है? थर्ड लॉ बताता है कि आपके पास फोर्सेस जो है वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है। फोर्सेस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, जोड़े की शक्ल में फोर्स पाई जाती है। आप दीवार पर बॉल मारोगे, तो आपने एक्शन किया, दीवार आप उसी टाइम पे दीवार जो है वो बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी, जो रिएक्शन फोर्स होगी, तो हमेशा फोर्स पेयर की फॉर्म में पाई जाती है। आप बैठे हुए हैं, आपका वेट डाउनवर्ड है, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी, तो सरफेस जो होती है वो रिएक्शन फोर्स लगाती है, जो कि अपवर्ड होती है, ठीक है। तो फोर्सेस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स फॉर्म। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? बहुत सारे सवाल हैं यार, कहाँ से? चलो एवरीवन पूछ लो यार। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले मैं कंटिन्यू करता हूँ, और टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, और डिस्कशन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ से बेटा हमारे पास फोर्स का कॉन्सेप्ट आया। तो फोर्स क्या होती है? फोर्स इज एन एंटिटी, जो कि ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप लोग लगे हाथों में देख लो। इन्हीं में से फोर्स का कॉन्सेप्ट आया। तो इसकी बहुत सारी जो है वो आपके पास डेफिनेशंस हैं, कि एंटिटी जो कि कोशिश करती है मूव करने की, या मूव करवाती है, या मूव करने की कोशिश करती है, ठीक है। मूव, और ट्राई टू मूव, ठीक है। तो इसको आप एक और भी डेफिनेशन कहा जाता है, इसको पुश एंड पुल भी कहते हैं, ठीक है। ये भी इसकी मैंने कहीं पढ़ी थी, पुश एंड पुल को भी फोर्स के खाते में डाला गया है। तो यहाँ से आप बहुत सारी देख सकते हो, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से बेटा इसके बात करूँ, फॉर्मूले की बात करूँ वहाँ से, अगर मैं, तो बेसिकली इसका जो यूनिट बनता है एम ए से, एम किलोग्राम है, और मीटर पर सेकेंड, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको इसकी डायमेंशन भी करवाई थी, ठीक है। तो दिस इट्स एस आई यूनिट, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ चीज़ें थोड़ी सी हैं, आप इसको अपने देख लो। अच्छा मेरा बेटा, उसके बाद बात करते हैं जरा मोमेंटम की। मोमेंटम आप लोगों ने बहुत देखा होगा।
अगर मैं मोमेंटम की बेटा आपको फिजिक्स में डेफिनेशन बताऊं कि फिजिक्स में सर एक फिजिक्स में क्या है, ठीक है, तो फिजिक्स में बेसिकली ये है क्वांटिटी ऑफ मोशन। कोई बॉडी जब मूव कर रही है ना, ये हमेशा मूव करती हुई बॉडी में होता है, तो आप कह सकते हो कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है मेरा बच्चा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसके पास वेलोसिटी है, तो उसके पास मोमेंटम लाजमी होगा। याद रखिएगा, दो चीजों के पास मोमेंटम बेटा लाजमी होता है। बल्कि मोशन करती हुई बॉडीज के पास कोई बॉडी है और वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ना, किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, सही है, तो इसके पास ये कोई मैस मैस है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। तो दो चीजें आप पढ़ेंगे, एक तो उसका मोमेंटम, ठीक है, एक उसके पास बेटा मोमेंटम लाजमी होगा। जो कि हम p से शो करते हैं, जो कि फार्मूला होता है मैस इनटू वेलोसिटी, सिंपल। और दूसरा बेटा, मोशन करती हुई बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी, ठीक है, और उसका फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ये दो बॉडीज, जो दो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज एक मोशन करती हुई बॉडी के पास लाजमी होती हैं। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो दोनों जीरो हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। मोमेंटम क्या है भाई, उस बॉडी के अंदर जैसे मैं ना इस शॉट में, इस शॉट का शॉट मारी है, इसका मोमेंटम बहुत जबरदस्त था। खिलाड़ी अक्सर हमारा मोमेंटम टूट गया ये वो। तो मोमेंटम बेसिकली होता है कि उसमें किस चीज में कितना मोमेंटम है, कितनी उसकी क्वांटिटी कितनी है। भाई कोई बॉडी मूव कर रही है, एक ट्रेन मूव कर रही है, हम बोले इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है क्योंकि ट्रेन का मास बहुत ज्यादा होता है। एक साइकिल मूव कर रही है, सेम वेलोसिटी अगर रख दें, हम लोग एज्यूम कर लेंगे 100 ट्रेन की है, 100 साइकिल की है, ट्रेन के पास मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है, साइकिल के पास मोमेंटम बहुत कम होगा। ठीक है, तो आपने इसको ऐसे इमेजिन करना है कि किसी भी बॉडी में जो एक मोमेंटम होता है, क्वांटिटी होती है, मोशन की क्वांटिटी होती है, ऐसे आपने जूम करना है। और इसका मैं फार्मूला आपको बताऊं, तो मेरा बेटा इसका जो फार्मूला होता है ना, वो होता है एम वी। तो फोर्स आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी चूंकि वेलोसिटी के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मास एक स्केलर है, तो मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है मेरा बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं मेरा बच्चा, तो इसका जो यूनिट है आप निकाल सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है। फोर्स में सेकंड स्क्वायर आ जाता है, दोनों में फर्क है। तो इसकी बेटा डायमेंशन आप लोगों को खुद निकालनी है। एम होगी M L T-1। डायमेंशन आसान है, किलोग्राम है तो कैपिटल एम, मास है, लेंथ है मीटर, कैपिटल एल, डिवाइड बाय टी आ रहा है, टी के ऊपर ले जाओ, M L T-। ठीक है, M L T-1 ये इसकी। चलो मैं लिख भी देता हूँ आप लोग की आसानी के लिए, तो मेरे बच्चे आप लोग, तो मैं इसकी डायमेंशन भी आपको लिख देता हूँ। ये इसका यूनिट है। और अगर मैं इसकी डायमेंशन की मेरा बच्चा बात करूँ, तो वो होगी, किलोग्राम है, किलोग्राम का कैपिटल एम, मीटर की एल होती है, डिवाइड बाई टी आ रहा है, टी को ऊपर ले जाओ तो T-1। तो ये आपके पास बेटा इसकी आ गई डायमेंशन। ठीक है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है मेरा बेटा, मोमेंटम आ गया। इसके अलावा एक कुछ एमसीक्यूज और भी दूसरे सिस्टम में भी याद रख लो बेटा, इसके यूनिट आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सेंटीग्रेड सीजीएस सिस्टम में जो है ना, सीजीएस सिस्टम मेरा बेटा कौन सा है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसमें जो बेटा इसका यूनिट है मेरा बेटा, तो वो होता है डाइन पर सेकेंड, डाइन सेकेंड। ठीक है मेरा बच्चा। और एक और सिस्टम आपने बड़ा पढ़ा होगा, फुट पाउंड सेकेंड। एफ मीन फुट,
FPS, फुट पाउंड सेकंड। इस सिस्टम में मेरा बच्चा इसका जो यूनिट है वो है पाउंड सेकंड। LB मीन पाउंड सेकंड। ठीक है, ये दो आप लोगों ने याद रखना है बस, ये दो सिस्टम है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाले सिस्टम CGS में डाइन सेकंड है, FPS में पाउंड सेकंड है, और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये आपके पास है। ऐसा ही सिस्टम है। बच्चों 1 मिनट रुक जाओ। सही है। अच्छा, फोर्स और मोमेंटम आपस में बहुत बड़ा ताल्लुक है, बहुत बड़ा एक गहरा ताल्लुक है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ट्रैक ना, इसकी मैं डेफिनेशन आपको ट्रैक करवा रहा हूँ। आई विल नॉट गो इन टू डिटेल, बट आपको याद रखना है कि फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसके पास इनिशियल और फाइनल दो मोमेंटम है, तो मोमेंटम का चेंज कितना आ रहा है पर टाइम। ठीक है, तो ये बेसिकली फोर्स का एक फार्मूला है। इसकी डेरिवेशन छोटी सी है बट वो थ्योरी में आती है, तो हम जरूरत नहीं है, आपने याद है। तो ये बेसिकली क्या है मेरा बच्चा, यह रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ से ना फोर्स की एक और डेफिनेशन आ गई है। ठीक है मेरा बच्चा, यहाँ से फोर्स की एक और डेफिनेशन आ गई है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दो, रेट ऑफ, ये भी मेरा बच्चा आपको क्या बता रहा होता है, फोर्स ही बता रहा होता है। ठीक है, और एक बड़ा मजे का एमसीक्यूज आता है कि अगर मोमेंटम में चेंज ना आ रहा हो, जैसे वेलोसिटी में जब चेंज नहीं आ रहा होता, डेल्टा V अपॉन टी, वेलोसिटी में चेंज ना आ रहा हो, एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो इफ देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मतलब डेल्टा पी में जो है, डेल्टा पी जीरो हो। डेल्टा पी जीरो होने का मतलब ये है कि पी कांस्टेंट है। ठीक है, डेल्टा पी जीरो होने का मतलब ये होता है कि चेंज जीरो है, मतलब कि पी कांस्टेंट है। मोमेंटम क्या है बेटा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में मेरा बेटा क्या होता है, ऐसी सूरत में हम कहते हैं फोर्स विल जीरो। इसको बेटा बिल्कुल आप ऐसे समझो, इसको आप बिल्कुल ऐसे ही समझो कि मोमेंटम बेसिकली क्या है, मोमेंटम बेसिकली क्या है, चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ये आपके पास बेटा क्या है, फोर्स है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फोर्स है। मोमेंटम में चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है, जब मोमेंटम में चेंज ही नहीं आ रहा तो फोर्स जीरो हो जाएगी। ठीक है, मोमेंटम में चेंज ही नहीं आ रहा, इट्स मीन मोमेंटम कांस्टेंट आपके पास होता है। सेम लाइक वेलोसिटी, सेम आपने इसको समझना है जैसे वेलोसिटी होती है। मैं आपको समझा दूं कि जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा V अपॉन टी। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो हो उसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी क्या है बेटा आपके पास, कांस्टेंट है। तो आपने ये समझना है। गेट बंद करो यार, गेट बंद करो। तो ये बच्चे, तो यहाँ से मोमेंटम आपके पास, ये फार्मूला हो गया मोमेंटम का। तो मेरा बेटा यहाँ से ये फार्मूला मोमेंटम का आप देख सकते हो।
एक और फार्मूला आ गया। सही है। यहाँ से आप मोमेंटम का फार्मूला निकाल लो, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा? यहाँ से मोमेंटम का एक और फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, फोर्स इंटू, ठीक है, यहाँ से मोमेंटम का एक और फार्मूला, क्या मैंने क्या किया, टी डिवाइड हो रहा था, जाके फोर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। सही है। ये मैंने यहाँ से एक और फार्मूला आपके पास लिख दिया। क्या था? पी अपॉन टी था। मैंने टी वहां जाके डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स के, तो ये आपके पास मोमेंटम का एक और फार्मूला बन गया। तो बेटा यहाँ से एक और इसका ना यूनिट भी आ जाएगा फिर। क्या यूनिट आपने अक्सर देखा होगा? न्यूटन सेकेंड। यहाँ से मोमेंटम का एक और यूनिट आ जाएगा, फोर्स का होता है न्यूटन, टाइम का होता है सेकेंड। मैंने पहले आपको इसलिए नहीं लिखवाया था, ताकि यहाँ से मैं ड्राइव कर पाता। बात बात। सही है। बारिश थी गई यार, मत छो, लड़ गया यार। मैं बारह तिक्का जगह गंदा जगह खा के सके था। ना कहना भाई। ठीक है, न्यूटन सेकंड। यहाँ से हमारे पास एक और, रोल नहीं टिक्का खाऊंगा मैं तो। ठीक है। कर, तो क्या ना टिक्का खाना है कि कहना। ये यहाँ पर बेटा इसका एक और ये आ गया यूनिट। ठीक है। तो यहाँ से बेटा एक और चीज छोटी सी जो हम पढ़ेंगे, जो आपने अक्सर सुनी होगी, इम्पल्स। आपने बहुत इसका नाम सुना होगा, इम्पल्स 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 इम्पल्स। ठीक है। तो इम्पल्स क्या होता है? अगर मैं टाइम को बहुत थोड़ा ले लूं, अगर मैं टाइम लेता हूँ, इफ टी तकरीबन अप्रोच कर रहा है जीरो को, जीरो है नहीं, जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है। ठीक है। तो अगर इफ टाइम बहुत छोटा, इफ टाइम अप्रोचेस टू जीरो, मैं लिख देता हूँ, इफ टाइम इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा टाइम ले लिया मैंने, ठीक है मेरा बेटा। ठीक है। ठीक है। तो फिर ये एफ टी को मैं बोल दूंगा डेल्टा टी, एफ डेल्टा टी। मतलब टाइम बहुत छोटा है, टाइम का जो डिफरेंस है ना बड़ा छोटा है। तो बेटा इसको हम कहते हैं, शो करते हैं जे से। और ये जे कहलाता है, दिस जे, जो आपने अक्सर नाम से, तो ये फिर बन जाता है इम्पल्स। तो इम्पल्स कुछ भी नहीं है मेरा बच्चा, इम्पल्स बेसिकली मोमेंटम ही है। इम्पल्स बेसिकली मोमेंटम ही है। ठीक है। ये अक्सर ये एमसीक्यूज आता है कि इम्पल्स और किसकी यूनिट सेम सेम होती है, तो नीचे इम्पल्स हैव सेम यूनिट एज, मैं आपको चलो एमसीक्यू बना के दे देता हूँ। यहाँ से चलो आपको सवाल बना के, ये एमसीक्यू इसमें से इतना बनता है जो मैंने देखा है। इम्पल्स हैज सेम यूनिट एज, तो ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। फोर्स, वर्क, मोमेंटम, या नन। तो बेटा इसका क्या ऑप्शन होगा, शाबाश बताएं। बताएं मेरे बच्चों। एवरीवन बता रहा हूँ, सबको आना चाहिए इसका आंसर। इसका ऑप्शन क्या करेक्ट होगा, शाबाश जल्दी। मोमेंटम, मोमेंटम भाई क्या हो गया, मोमेंटम मोमेंटम, अभी तो समझाया है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आएगा तो आपने आंखें बंद करके किस पे टिक करना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी, क्या बात है। सो इसका जो करेक्ट आंसर बेटा है वो क्या है?
तो ये बच्चों, चलिए कुछ एमसीक्यूज करते हैं जरा। बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम प्लीज आप मुझे बता दें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा है तो मुझे बता दें। थोड़ा सा मैं भी शाम देखो खाने वाने पी लूँ। यहाँ तक मेरा बेटा कोई प्रॉब्लम तो भी मुझे बताएं। आई विल ट्राई टू आंसर यू। पढ़ पढ़ ले। वेरी गुड। हम्म। मजाक करना बच्चे। भैया गाँव चली गई है ना बेटा। मैं गाँव गया नहीं हूँ, वो लोग गए। इम्पल्स। अच्छा, इम्पल्स को मैं समझा देता हूँ। इम्पल्स बेसिकली क्या है बेटा। देखिए इम्पल्स ये होता है। इम्पल्स ये होता है कि जैसे किसी जैसे बैटिंग बैटिंग हो रही है। अब बैटिंग जब हो रही होती है, बॉल आके जब बैट से टकराती है, ठीक है, तो वो टकराने का टाइम कितना छोटा होता है ना। अगर बॉल बैट से टकराए और टकराने के बाद आराम से कुछ 2 सेकंड तक टकराए, तो छक्का लग सकता है। आप मुझे बताएं, नहीं लग सकता ना। वहाँ नहीं पता। अगर बॉल बैट से 2 सेकंड तक टकराए तो छक्का तो नहीं लग सकता। जितना कम टकराएगी उतना ज्यादा इम्पल्स क्रिएट, उतना ज्यादा मोमेंटम या इम्पल्स क्रिएट होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों। बेसिकली मोमेंटम ना कोलिजन से भी रिलेटेड है। तो वो मैं भी आपको बता देता हूँ। वो हम करेंगे ना तो आपको और अच्छे से। अभी कोलिजन वाले टॉपिक पढ़ते हैं, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा बेटा, कोलिजन माइंड टकराओ। जब दो बॉडियां टकराती हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताओ। सबसे पहले मेरे बेटा आपको बताओ कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ये इसमें से तो एमसीक्यू तो नहीं आता, बट आपको बताओ। ये वर्ड बार बार यूज होता है। व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम बेसिकली इज। मैं आपको समझा देता हूँ कि मिसाल से। वैसे तो आपको वर्डिंग में क्या समझाना कि बेटा यहाँ पे एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर बेटा पार्टिकल्स मौजूद हैं। गैस हो सकती है, या गैस के पार्टिकल्स, या कुछ भी अंदर या हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने बाहर से कुछ अमल दखल नहीं करना, ठीक है। नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्ट्स फॉर। किसी भी तरीके से ना, इसको आपने गर्म करना है। श्श्ट, ओए। ठीक है ना, इसको आप शेक कर सकते हो। नो शेकिंग, नो हीटिंग, नो, आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है मेरा बेटा। मिसाल तो लो, जैसे आप इसको पकड़ के हिलाना शुरू कर दो, नहीं। नो शेकिंग। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। कि नो शेकिंग। हाँ, ये आपस में इंटरेक्ट करते रहे। आपस में जो इनको एक इंटरेक्ट करना करें। बाहर से आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम जो होता है वो क्या कहलाता है मेरा बच्चा। वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ठीक है। तो
आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जिसमें सिस्टम का आपस में इंटरेक्शन तो हो, अंदर जो पार्टिकल है कुछ भी है। जैसे आपको एक कमरे में बंद कर दें, आप उसके अंदर जो करते रहें, बाहर से कोई छेड़ने वाला ना हो, तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जाएगा, जैसे आपने कोरोना में आइसोलेट हुए थे। ठीक है। इसके अलावा बेटा कोलिजन की बात की जाए ना, तो दो किस्म कोलिजन आपने याद रखने, इसमें से एमसीक्यूज आता है, तो मैं चलिए बताता हूँ। कोलिजन में टकराव। ठीक है। तो अगर मैं कोलिजन की बात करूं, तो दो किस्म के कोलिजन होते हैं। तो बच्चा एक होता है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन। और बच्चा एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, दो बॉडीज बेटा जब भी मूव कर रही होती हैं, कोलिजन का मतलब है टकराव। ठीक है। कोलिजन का मतलब मेरे बच्चा क्या होता है, टकराव। कि ये बॉडी, ये गेंद है, सही है, और ये कोई एक और गेंद है, सही है, और ये गेंद आगे जा रही है, वो उसके पीछे से आके टक्कर मारी उसको। ठीक है। ये किसी वेलोसिटी के साथ जा रही है, ये आगे जा रही है, जैसे गाड़ी ने किसी से गाड़ी को टक्कर मारी। ठीक है। ये कोई मैस वन है, ये कोई मैस टू है, और ये आपस में जब टकराएंगी तो एक कोलिजन होगा। तो दोनों के पास वेलोसिटी है, दोनों के पास मोमेंटम है, और दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी होती है। सही है। तो अगर टकराने से पहले और टकराने के बाद, टकराने से पहले और टकराने के बाद, मैं ये मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसकी बेटा क्या एग्जांपल। इसकी ये है कि बिफोर, ठीक है, ये तो आपको समझ में आएगा, दो चीजें होती हैं। एक आपके पास होता है बेटा मोमेंटम, और एक काइनेटिक एनर्जी। तो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, इफ बोथ, बोथ मीन मोमेंटम एंड, कंजर्व। कंजर्व को आप समझ लोगे सेम, टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व रहे, सेम रहे, तो वो कोलिजन कहलाता है इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। बेटा बच्चा इन इलास्टिक कौन सा होता है, इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, इफ मोमेंटम
कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी डू नॉट। तो ऐसा कोलिजन कहलाता है इन इलास्टिक। ठीक है, सिंपल अल्फाज में इलास्टिक में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। इन इलास्टिक में जस्ट मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। सही है मेरा बेटा। तो अगर मैं बात करूं, दो बॉडीज हैं आपस में टकराई हैं। ठीक है, ये भाई ये गाड़ी जा रही है आगे। सही है, ये गाड़ी जा रही है आगे और उसके पीछे एक और गाड़ी आई और उसने उसको मारा टका से। उसके बाद बेटा ये दोनों आपस में यहाँ पर टकराई। और उसके बाद जाहिर सी बातें चिपक तो नहीं जाएंगी, चिपकेंगे तो नहीं ये आपस में बेटा। इस तरीके से। ठीक है, तो मैं जरा आपको यहाँ पर कर देता हूँ कि ये टकराने से पहले और ये टकराते वक्त और ये टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन। सही है। तो बेटा याद रखो, मास वन है, मास टू है। ये मास वन ही रहेगा, इसने आगे पीछे से इसको जोर की टक्कर मारी और फिर हट गया। तो ये मास वन मास टू ही रहेगा। अब इनकी वेलोसिटियां क्या क्या है वो जरा देख लो गौर से, जो देखने वाली चीज है। ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u1 से आ रहा था और ये इनिशियल वेलोसिटी u2 से जा रहा था। कोलिजन हुआ तो आफ्टर को वेलोसिटियां चेंज हो गई होगी ना मेरा बच्चा। ये वेलोसिटी इसकी चेंज होके कोई फाइनल वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2 हो गई। ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि बिफोर द कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये बचपन में पढ़ा हुआ होगा, ये मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया कि ये आपने पढ़ा होगा। m1 u1 प्लस m2 u2। ओए बोजिया। ठीक है बच्चों, तो ये m1 u1 प्लस m2 u2 इजिकल टू m1 v1 प्लस। सही है। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और आप बोलेंगे सर आपने इसको इसके नीचे क्यों लिखा है, इन इलास्टिक के नीचे? बिकॉज इसमें हमने एज्यूम किया कि कोलिजन कैसा है, इन इलास्टिक है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम।
इसको मैंने इसके नीचे इसलिए लिखा है इनइलास्टिक के नीचे, बिकॉज ये जब आपने फिजिक्स इंटर में पढ़ी थी तो उसमें इनइलास्टिक कोलिजन को एज्यूम किया था। हाँ, इलास्टिक कोलिजन के जब आप इससे आपने की ना, तो हमने V1 V2 निकाली है, जो बड़े बड़े फार्मूले हैं, बट आपको मैं इसको रट्टा मारने का आसान सा ट्रिक बताता हूँ, जो मैंने याद की थी, मुझे अभी तक याद रह गई है। इसकी जब आप बहुत बड़ी डेरिवेशन है, 2-3 पेजों की आती है, सेक्शन सी में आती थी सेंट बोर्ड वालों को, तो बच्चों ने याद की होगी 8-8 नंबर की। तो बेटा आपने यहाँ पर ना V2 निकालते थे और V1, एक बार आपने यहाँ पर V1 निकाला था, बच्चों को याद होगा, और एक बार V2 निकाला था। तो आपके पास ना नीचे ऐसा कुछ आ रहा था, इसको याद करने का फॉर्मूला बता रहा हूँ। नीचे आपने M1 M+M लेना है, ऊपर M-M लेना है, इंटू, देखो मुझे भूल रहा है, बोलना नहीं चाहिए बच्चे, साथ में यू आता है, ठीक है। और ये मैं आपको ना याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये अक्सर बात में एमसीक्यू आता है। M U M+M, ठीक है। अब 1 2 मैं पुट करूंगा बाद में, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपने V2 निकालना है मेरा बच्चा, ठीक है, काफी बच्चों को रटने नहीं लगता ना, इसमें पहले आप M-M लिख दो, नीचे M+M लिख दो, ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, U से, और मेरा बेटा प्लस आ रहा है, 2MU। अब जो मैंने रट्टा मारा था ना, वो ये था कि बेटा डिवाइड में तो 1 और 2 दोनों आएगा, M1+M2, 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 ऊपर क्या आ रहा है, अब जब आपने 1 मालूम करना है तो 1-2 आएगा, M1-M2, और पहली टर्म चूंकि 1 मालूम करना है तो यहाँ पर U1 आ जाएगा, ऐसे नीचे V2 मालूम करना है तो M2-M1, और V2 मालूम कर यहाँ U2 आ जाएगा, और दूसरी टर्म में इसका उल्टा आ जाएगा, ठीक है। अगर तो 1 मालूम कर रहे हो तो यहाँ पर 2 2, अगर V2 मालूम कर रहे हो तो यहाँ पर 1 1। तो ये बेटा एक ट्रिक थी जो मैंने किसी दौर में याद की थी, या आप अपनी अपनी मर्जी से कुछ और भी लगा सकते हो, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, कि आपको क्या आसान लगता है करने के लिए, ठीक है मेरा बच्चा। बहरहाल ये दो फार्मूले हैं, ये इलास्टिक कोलिजन को एज्यूम करते हुए डेरिवेशंस की थी, तो आपके पास निकली थी। यहाँ से एमसीक्यूज बहुत मुश्किल बनता है, लेकिन अगर बन जाए तो बेटा फिर वो ये होता है कि आपको ना मासेस की कंपेरेबिलिटी दे दी जाती है। मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा इंशाल्लाह इस वीक ना, उसको डिस्कस भी करेंगे हम लोग भी, और आपने वो सॉल्व भी करना है। सही है मेरा बच्चा। तो ये कुछ चीजें हैं मोमेंटम के अबाउट, सारा मैं जितना था डिस्कस कर दिया मैंने आपसे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा आप लोग मुझसे पूछ लें प्लीज। यार मैं एवरीवन खोल रहा हूँ, वो मुझसे नहीं देखा जा रहा, मुश्किल है। आराम आराम से मैसेज कर लो यार, इकट्ठे नहीं करो प्लीज। क्लियर है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, बहुत आसान है, मोमेंटम, इम्पल्स वगैरह, कोलिजन, इलास्टिक इन इलास्टिक। कुछ मसला है कि आवाज नहीं आ रही ठीक? आवाज ठीक आ रही है बच्चों, नहीं आ रही? प्लीज मुझे बताएं यार। चलें इसके एमसीक्यूज करते हैं, चलें चलें। जी हाँ, है कोलिजन से।
लाइव क्लासेस कर लें, उसके बाद रिकॉर्डेड क्यों लेना? एक बार क्लास होगी रिकॉर्डेड आप उसलिए करें, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो वो उस चीज़ का फायदा देती है कि आपने कुछ, जैसे आपने, आपको न्यूटन के लॉज में मसला आ रहा है तो आप उसको रिकॉर्डिंग वहीं से सुन लें। दोबारा से आपने बेटा पूरी रिकॉर्डिंग नहीं करनी मेरे, प्लीज। तो मेरे बच्चों, ये बताओ मुझे, इसका क्या ऑप्शन होगा? जल्दी सब, मैं ओपन कर रहा हूँ चैट ना, तो सब बच्चे मुझे इसका ऑप्शन बताओ। व्हाट शुड बी इट्स आंसर? ए बी सी आपने खाली बताना है। ए बी, ऑप्शन ए बी सी डी। शाबाश। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट यार, क्या बात है, माशाल्लाह। माशाल्लाह, बस ठीक है बच्चों। क्या? ये तो एक्शन रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ है। आप फायर करते हो, बुलेट आगे जाती है, उसके रिएक्शन में गन आपके पीछे आती है। तो ये सीधा साधा न्यूटन का बेटा कौन सा लॉ है? थर्ड लॉ है, ठीक है मेरा बच्चा। ये सीधा साधा न्यूटन का। न्यूटन का थर्ड लॉ है, तो ये आपने सही है। चलो, न्यूटन के लॉज में से तो बेसिक सवाल मैंने आपको बता दिए, और बाकी आप प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। अभी मैं बता रहा हूँ, तो खाली आपने मुझे ऑप्शन में बताना है ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? स्पैम नहीं करना, सवाल कोई नहीं पूछना, बस आप मुझे बताओ ताकि मुझे क्लियर हो कि आपको चीज़ क्लियर है कि नहीं। आपने जस्ट मुझे यस और नो, ए बी सी डी में ऑप्शन बताना है, ठीक है मेरा बेटा, ताकि मुझे आइडिया हो। सो इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, तो क्या होता है भाई? सही है, मैं जरा सा ऑन कर रहा हूँ, तो प्लीज मुझे आप लोग, शाबाश। सी बेटा, इसका सी ऑप्शन है, कुछ बच्चे डी बोल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट, माशाल्लाह। वेरी गुड, सबको बहुत बहुत जबरदस्त मुबारक। ठीक है, तो इसका बेटा ऑप्शन सी है ना? आपको मैंने क्या बताया था, अगर फोर्स जीरो हो, ये इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है कि एफ इज इक्वल टू पी अपॉन टी, या डेल्टा, चलो डेल्टा पी। तो अगर फोर्स आपके पास जीरो है, तो बेटा फिर पी क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक। सही है। और इसके अलावा अभी बता रहा हूँ इसका, आपने डायरेक्ट मुझे खाली ऑप्शन बताना है, ए बी एंड सी डी करके। समझा मैं खुद दूंगा, ठीक है? आप लोगों ने जस्ट मुझे बताना है कि सर इसका ए है, सी बी है, सी है या डी है। सो इम्पल्स इक्वल टू ए बी सी डी। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश बच्चों। विच ऑप्शन? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्सीलेंट, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, इम्पल्स बेसिकली क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम होता है ना? ठीक, इम्पल्स बेसिकली चेंज इन मोमेंटम होता है। सही है, तो आपने इसको, सही है। चलो, एक थोड़ा सा और गंदा सा सवाल है, इसमें जरा आपका माइंड चेक करते हैं, मुझे बताइएगा बेटा।
स्पैम नहीं करना, जस्ट ABCD। ठीक है, जस्ट आपने ABCD करके ऑप्शन का आंसर देना है। परेशान नहीं होना, हम करवा देंगे आपको। शाबाश। तो मेरे बेटा बताएं जरा। ABCD करके मुझे इसका ऑप्शन बताएं आप लोग बस। अभी बेटा हमने पढ़नी है। शाबाश बेटा। कुछ बच्चे ए कह रहे हैं, कुछ बच्चे डी कह रहे हैं, ए एंड डी वाले ज्यादा हैं। बीच में एक बच्चे ने, एक दो बच्चों ने बी बी कहा था। सो बी वाले राइट हैं, ठीक है, बी वाले राइट हैं। देखो वो कह रहा है अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन वो होगा जिसमें आपस में बाउंस बैक हो जाएंगी या स्टिक टुगेदर हो जाएंगी, वेलोसिटी को एक्सचेंज करेंगी या ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। इन इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें मोमेंटम तो सेम रहता है बट काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम नहीं रहती। मतलब कि बिफोर एंड आफ्टर वो कुछ ना कुछ हीट की फॉर्म में या जाया हो जाएगी। ठीक है, अगर दो बॉडीज टकरा रही हैं, टकरा के फिर वापस आ रही हैं, तो उनके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन दो बॉडी टकराने के बाद चिपक जाएंगे आपस में, अगर स्टिक हो जाए, मिल जाए, इट्स मीन उनके पास जरा सी भी काइनेटिक एनर्जी नहीं बची। ठीक है, दो बॉडीज हैं वो आपस में आगे टकराई, टकराने के बाद वो दोबारा ऑपोजिट डायरेक्शन में गई, तो मीन उनके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी बच गई थी ना, बिफोर एंड आफ्टर। तो अगर बिल्कुल नहीं बचेगी तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, अगर वो आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, दो ऑप्शन। ठीक है मेरा बच्चा, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं बच्चों? बेटा 11 बजे होती है क्लास आपकी CHM। ठीक है ना? यार आपके तो बहुत सारे मैसेज हैं। हाँ बच्चों ठीक है, इज दैट क्लियर? अभी तो समझाया है। भाई इन इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें मोमेंटम तो दोनों में सेम रहता है। ठीक है, उसके हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा वो सेम नहीं होती, बल्कि वेस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट या किसी और एनर्जी की फॉर्म में। अगर दो बॉडीज टकरा रही हैं और वापस आ रही हैं तो मीन उनके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बाकी है। अगर दो बॉडीज टकरा के चिपक जाएं, स्टिक हो जाएं, आपस में मिल जाएं, वो एक दूसरे से दूर ना जा पाए, इट्स मीन उनकी तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी जो है वो वेस्ट हो गई है। कुछ भी बिफोर बिफोर तो थी, आफ्टर के लिए कुछ बची नहीं है। तो ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का इन इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है। ठीक है, अगर दो बॉडीज टकरा रही हैं, ठीक है, अगर दो बॉडीज टकरा रही हैं, मेरे बच्चा दो बॉडीज हैं, ये आपस में आई और टकराई और फिर वापस चली गई। चाहे वेलोसिटी उनकी कम हो गई है, तो काइनेटिक एनर्जी उनकी कम हो गई है, तो कुछ ना कुछ मौजूद है, तो परफेक्ट तो ना हुआ ना, इनइलास्टिक कोलिजन है, परफेक्ट नहीं है। बट दोनों आई और टकराने के बाद चिपक गई। ठीक है, दो बॉडीज आई, उनके पास जरा सी काइनेटिक एनर्जी नहीं बची, वो आप आके आपस में चिपक गई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्टिक टुगेदर। ठीक है, तो इट्स मीन
आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बची ही नहीं है, तो एक ये परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। बस इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। इससे ज्यादा बेटा अगर आपने समझना तो फिर आप इसको आगे आना पड़ेगा। ठीक है। 2 मिनट का रेस्ट दे रहा हूँ। 2 मिनट का रेस्ट कर लो। और चैट में जब तक ओपन कर लेता हूँ, लेकिन वो चैट में सैकड़ों मैसेज है, मैं कैसे उसको देखूँ? होस्ट वाली चैट। वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, चिपक जाएंगी तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा। तो एक परफेक्ट एग्जांपल है इनइलास्टिक कोलिजन की। ठीक है बेटा। यार पेपर बेस्ड आई थिंक सो बेटा। यार ये 99% मैसेजेस। चलिए 2 मिनट का मैं आपको रेस्ट दे रहा हूँ, ये अब तो। देख लो भाई। बच्चों, वो थके हो आप लोग, थके हो नहीं थके? थोड़ा सा रेस्ट ले लो। बस फ्रिक्शन का छोटा सा टॉपिक है, वो करवा के फिर उसके एमसीक्यूज करते हैं, खत्म कर दो। ठीक है। फ्रिक्शन का एक छोटा सा टॉपिक है, ताकि हमारा ना ये पोर्शन खत्म हो जाए बेटा आज। प्रोजेक्टाइल हो गई, न्यूटन से लॉज हो गए, मोमेंटम, कोलिजन वलिजन हो गया। तो लेट वी हैव सम, फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। हमारी क्लासेस जितनी ज़्यादा टाइम मिलेगा ना, उतना ज़्यादा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो सकती है। चलिए मेरे बच्चा, तो फ्रिक्शन पढ़ने के बाद इसके एमसीक्यूज पर इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो पढ़ शुरू में। तो बेटा आसान अल्फाज में ये क्या होती है? ओपोजिशन। कुछ बच्चे ना मेरी आईडी, फेसबुक आईडी सर्च करके आ, मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, सुधर जाओ। ओपोजिशन इन द मोशन। तो इससे क्या मुराद है बेटा? इससे मुराद ये है कि लाइक आपके पास एक सरफेस है, या मोशन से ना रिलेटिव मोशन। आप ना रिलेटिव मोशन की बात करो, क्योंकि दुनिया में कोई परफेक्शनिस्ट तो है नहीं। हमेशा रिलेटिव मोशन की बात की जाएगी। तो मेरे बच्चा, आपके पास ये एक सरफेस है। इसके ऊपर पड़ा हुआ है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, जो कि इसको हम मूव करवा रहे हैं। सही है। अभी मेरे बच्चा, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसकी मोशन की डायरेक्शन, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो फ्रिक्शन कहाँ होगी बेटा? हमेशा ये इसकी जो सरफेस है, यहाँ पर लग रही होती है। ये यहाँ लग रही होती है। ठीक है। ठीक है।
ठीक है मेरा बच्चा। मोशन के ऑपोजिट में लग ऑपोजिशन में लग रही होती है। और ये एक ना कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। ठीक है। मैं आपको बता दूं, दो किस्म की फोर्सेस आपके पास मौजूद होती हैं। एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट मीन जिनमें आपस में बॉडीज आपस में अटैच हो, मिली हुई हो। तो अगर मैं कहूँ तो फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इसकी मिसाल हमारे पास क्या है? और बेटा अगर मैं नॉन कॉन्टैक्ट की बात करूँ, तो कोई बच्चा इसकी एग्जाम्पल सोच सकता है? बेटा इतना कलर चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। कॉन्टैक्ट मीन जुड़ी हुई होती है। और नॉन कॉन्टैक्ट मेरा बच्चा, अभी जो आपके ऊपर लग रही है, कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप हवा में भी हो, आप जमीन के साथ अटैच ना भी हो, बट ये फोर्स होती है, तो ये इसकी एग्जांपल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये तो मैंने आपको इसकी एग्जांपल और भी आप ले सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपने इंटर में पढ़ी होगी। ठीक है। तो ये मेरा बच्चा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गई, एक नॉन कॉन्टैक्ट में आती है। फ्रिक्शन हो गई, आपकी जो अप्लाइड फोर्स हो गई, ये सारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आती हैं। ठीक है। सो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, जैसे क्लासिकल व्यू क्या था, मॉडर्न व्यू क्या था, आपस में वेल्डिंग शेल्डिंग हुई भी होती है। हम इसकी टाइप्स भी जाते हैं सीधा, जिसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, और वो करवा के, अब चूंकि आप लोग भी थके हुए लग रहे हो, मैं भी थका हुआ लग रहा हूँ, तो हम इसके ना, जहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं वो, जो इसमें से एक दो एमसीक्यूज आते हैं कभी कभार, उसको देख लेते हैं। ठीक है। तो बेटा जी, इसकी पहली जो टाइप है वो तो है स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटा मैं आपके सवाल लेता हूँ प्लीज, मैं थोड़ा सा एक करवा दूँ टॉपिक। मैं आपके सवाल लेता हूँ। स्टैटिक मीन रेस्ट की हालत में कोई ऑब्जेक्ट आपके पास पड़ा हुआ है ना, मिसाल के तौर पर बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो आपके पास रेस्ट की हालत में है। ठीक है। आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है। सही है। अब आपको पता है, आ, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में होता है, तो उसके ऊपर दो किस्म की फोर्सेस लग रही होती हैं। एक तो उसका जो होता है वेट, जो कि डाउनवर्ड होता है मेरा बच्चा। और वेट की जो रिएक्शन फोर्स होती है, वो होती है, उससे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जो कि सरफेस के नॉर्मल लगता है, ऊपर लग रहा होता है। ठीक है। सही है मेरा बेटा। ये रिएक्शन फोर्स होती है। अगर वेट आपके पास जो है वो डाउनवर्ड है, तो नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन फोर्स ऊपर होती है। सो अगर मैं इसको मूव करवाता हूँ ना, फोर्स लगाता हूँ,
तो ये बॉडी जैसे एक अलमारी है, उसको आप धक्का लगाओगे तो वो मूव नहीं करेगी, बट आप तो फोर्स लगा रहे हो, इट्स मीन फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है। फिर दो बंदे आए, फोर्स बढ़ाई, तो फ्रिक्शन भी उस लिहाज से बढ़ गई। ठीक है। इट्स मीन ये अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर रही होती है, आपकी आपकी अप्लाइड फोर्स के साथ साथ बढ़ रही होती है। ये कांस्टेंट नहीं होती, ये सेल्फ एडजस्ट अपने आप को कर रही होती है, सेल्फ एडजस्ट कर रही होती है। ठीक है। ठीक है, आपने इसका कॉन्सेप्ट जाना, ये नॉट कांस्टेंट। सही है। तो ये अपने आप को बढ़ाती जा रही है, तीन बंदे आए और अलमारी को धक्का नहीं लग रहा, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बट फोर्स भी आप बढ़ा रहे हो। ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है, बेसिकली फ्रिक्शन है, वेट ये नॉर्मल आर है ना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हो ना मेरे बच्चा, तो वहां से कांस्टेंट आता है, तो इसका फार्मूला बनता है एफ इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू आर। छोटा छोटा एस लगा देते हैं, ये म्यू, वेयर ये है म्यू, और इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो ये कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि अपने आप से सेल्फ एडजस्ट कर रही होती है। और एक उसके बाद हाँ जी, कोई सवाल बेटा? चलो यार, मैं एवरीवन पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना एक एक मैसेज खोलूंगा तो शाम हो जाएगी। जी बेटा। बस खत्म करते हैं, थोड़ी सी दो तीन टाइप हैं, फिर कुछ एमसीक्यूज करवा के खत्म करते हैं। जी अजबक, क्लियर है? ला 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 ला। मैं बेटा साले क्लास के बाद समझाता हूँ मेरा बच्चा, थोड़ा सा मुझे टाइम दो बस। ठीक है। तो ये सेल्फ एडजस्ट कर रही होती है, और इसका फार्मूला होता है म्यू एस इंटू आर। ये आप लोग देख लीजिए, म्यू एस इंटू आर, ये इसका फार्मूला है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अलमारी एक लिमिट आ जाएगी ना, एक लिमिट आ जाएगी अलमारी। उसके बाद जैसे एक बंदा अलमारी को धक्का लगा रहा है, मूव नहीं कर रही, दो बंदे आए, तीन बंदे आए, चार बंदे आए। मैं ये पर आपको मिसाल देता हूँ। ठीक है। पहले भाई उजबुक आया, नहीं धक्का लग रहा, फिर एक और बंदा धक्का लगा रहा है इसको, दो बंदे आए, तीन बंदे आए, तो ये मूव नहीं कर रही। तो एक टाइम आएगा, इसकी एक लिमिट आ जाएगी, तो उससे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। अब जो उसकी आखिरी लिमिट आ जाएगी ना, मूव करने से बहुत थोड़े टाइम पहले जो उसकी लिमिट खत्म हो गई, वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है। ठीक है मेरा बच्चा। फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर द मोशन, बस अभी वो मोशन होने ही लगी थी, जस्ट बिफोर। ठीक है बेटा। तो वो आ गई लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब वो मूव कर रही है, अब मूव मोशन आ गई, तो आपने मोशन में काइनेटिक एनर्जी का वर्ड सुना है, तो वहां पर बेटा आ जाती है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है मेरा बच्चा। यहाँ पर कौन सी आती है, काइनेटिक फ्रिक्शन आती है, व्हेन अ बॉडी मूव ओवर द सरफेस। ठीक है।
मजे की बात इसमें से एमसीक्यू खाली एक ही बनता है, वो मैं आपको वैसे ही बता सकता हूँ, बट थोड़ा सा मैंने का कॉन्सेप्ट दे दूँ। ठीक है, तो इसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, सेम फार्मूला आता है। एफ के इक्वल टू, सेम सेम है। बेटा याद रखिएगा, गाड़ी को धक्का लगाना, जब आप गाड़ी को धक्का लगाना स्टार्ट करते हो तो शुरू में आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। बट एक बार जब गाड़ी चलना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप उसको एक नॉर्मल फोर्स के साथ भी उसको मूव करवा रहे होते हो। ठीक है, तो पहला जो धक्का होता है ना, कि वो मोशन स्टार्ट करे, तो वो मुश्किल होता है, क्योंकि ना सरफेस अगर आप देखो ना, जूम करो, तो सरफेस आपस में जकड़ी हुई होती है, वेल्डिंग हुई हुई होती है। इसका मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में से आता है। ये आप याद रखो, ये पॉइंट, कि ये एमसीक्यूज में यही आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से मेरा बच्चा ज्यादा होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पास। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया है। हाँ, कुछ और एमसीक्यूज भी अगर आपके पास आते हैं तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो। मकसद यही होता है। बट आपने ये पॉइंट लाजमी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बेटा, एक और फ्रिक्शन भी होती है जी, कि एक आपके पास है, सरफेस है, और उस सरफेस के ऊपर मेरा बच्चा एक सर्कल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर ये रोल कर रहा है, रोल मीन घूमता हुआ जा रहा है, रोल का मतलब ये है कि ये ऐसे कर रहा है, इसे कहते हैं, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, अपने एक्सिस के इर्द। ठीक है, इसे कहते हैं रोलिंग। जैसे बॉल को आप, तो यहां से निकल आती है मेरा बच्चा, रोलिंग फ्रिक्शन। सही है। कौन सी फ्रिक्शन मेरा बच्चा? रोलिंग फ्रिक्शन। रोल में घूमती हुई जा रही है। और दूसरा बेटा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि आप स्लाइड, नहीं, बच्चे झूले पे स्लाइड करते हैं, रगड़ते हुए आ रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बना देता हूँ आपके लिए एक, जैसे मैं कहता हूँ बेटा ये एक है, और मेरा बच्चा, ठीक है मेरा बेटा, तो अब ये इसके ऊपर मैंने रखा ना। ऑब्जेक्ट बेटा मैंने, अब ये नीचे आ रहा है, घसीटता हुआ आ रहा है, इससे हम कहते हैं स्लाइडिंग। अब जो फ्रिक्शन अपियर होगी बेटा, वो कहलाएगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बहुत आसान है, बस ये आखिरी है, अभी हम सीरीज पूरा आते हैं आपका। ठीक है,
अच्छा बेटा, इन दोनों में कौन सी ज्यादा होती है कौन सी कम होती है, ये अब इसकी थ्योरी में ज्यादा डिटेल में जाने का टाइम भी नहीं है। तो आप याद रखो कि गाड़ी आपने ब्रेक मारी हुई है, ठीक है। ब्रेक, गाड़ी को ब्रेक लगी हुई है, उसको धक्का दो और घसीटते हुए आगे लेके जाओ, कितना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना। और गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी हुई, हैंड ब्रेक नीचे है, पहिए घूमते हुए जा रहे हैं, तो धक्का लगाना आसान होगा। इट्स मीन स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। हमेशा बेटा ये ग्रेटर होती है। ठीक है बच्चा, तो बस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब जरा से इसमें से जो एमसीक्यूज आते हैं वो देख लेते हैं। बेटा प्रॉब्लम एनी? एनी प्रॉब्लम? बस खत्म करते हैं क्लास को। स्टैटिक, जब बॉडी रेस्ट में होती है, न्यूटन बेटा, फोर्स है ना, फोर्स है तो न्यूटन, इसमें तो यूनिट वाला सीन ही नहीं है। मैं कर देता हूँ सालिक, मेरा बच्चा, मैं कर देता हूँ। स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखो, इसमें ना मॉडर्न व्यूज है, वेल्डिंग हुई भी होती है, एटम्स आप वेल्ड होते हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है। रोलिंग में ये होता है कि वो वेल्ड नहीं हुए होते हैं, जस्ट मैनेज होके जा रहे होते हैं। जैसे गाड़ी जब घूम चल रही होती है, ब्रेक लगाओ तो स्लाइड होती है, तो फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट होती है। और बेटा नॉर्मल रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। आप बैठे हुए हैं ना जमीन पर, आपका वेट डाउनवर्ड है, लेकिन जमीन की तरफ से आपके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लग रही है। अगर वो रिएक्शन फोर्स ना हो, सोचो खाली वेट ही वेट हो, तो आप जमीन के अंदर नहीं चले जाओगे। भाई अगर आप बैठे हुए हो, आपके ऊपर आपका वेट डाउनवर्ड है, तो कोई ना कोई और फोर्स अपवर्ड भी तो होगी ना मेरा बच्चा। वो फोर्स है तभी तो आप जमीन पर बैठे हुए हैं, वो फोर्स ना होती तो आप जमीन के अंदर चले आते, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है बात को। ये मैं बेटा असाइनमेंट के लिए कुछ सवाल आपको दे रहा हूँ, आसान है, परेशान नहीं होना आपने बिल्कुल, आसान सवाल है। और इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। सही है, कुछ अभी डिस्कस कर लेते, टाइम है तो। बाकी लेकिन ये है कि इनको अभी डिस्कस भी कर लेते हैं, मैं ऑप्शन भी साथ दे रहा हूँ, बट मैं आपको समझा भी देता हूँ, ठीक है। परेशान आप लोगों ने नहीं होना। आप लोगों ने परेशान बेटा बिल्कुल नहीं होना, मैं यही पर हूँ, ठीक है। आपके साथ हूँ इंशाल्लाह, मरते दम पर आपके साथ हूँ। इसका मैं आंसर नहीं बता रहा आपको, बिकॉज ये बड़ा बेसिक सा है, ये सवाल जो है, तो ये आपको खुद आना चाहिए। ठीक है मेरा बच्चा, इसका आंसर नहीं बता रहा मैं। ये भी बहुत आसान है, इसका भी मैं आपको आंसर नहीं बता रहा। हाँ, उनका मैंने आंसर बता दिया जो थोड़े से टिपिकल है। बच्चों रुक जाओ, एक एक मिनट प्लीज, मैं जरा से निकाल दूं। बेटा एक मिनट प्लीज।
अभी आपकी गिलास तो नहीं है ना? हाँ बच्चों, सबको सवाल शो हो रहे हैं? सबको क्वेश्चन शो हो रहे हैं? क्वेश्चन सबको शो हो रहे हैं? कुछ एमसीक्यूज ऐसे जो मैंने आपको थ्योरी में बता देता हूँ, कुछ ऐसे जो थ्योरी में नहीं बताता तो यहाँ आ जाते हैं। मैं सब में शो कर देता हूँ। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा बेटा, बहुत आसान है। इंशाल्लाह आपको जो आंसर नहीं मिलेगा। बस बस बेटा। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इसका मैं एक नाम दे देता हूँ, असाइनमेंट। ये आपका असाइनमेंट है, ठीक है। तो ये बेटा नोट कर लो इसको। और कोई बच्चा ना वो एमसीक्यू नंबर 2 कह रहा था, फिर ये नोट कर लो, पिक्चर ले लो इसकी, इन सब की, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 2 किसने कहा था? परफेक्टली, यार स्टिक टुगेदर ना, देखो ना। परफेक्टली इन इलास्टिक, इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम ना रहे, ठीक है, कम जाया हो। तो जाया का मतलब ये है कि बिल्कुल ही जाया हो जाए, तो वो जाहिर सी बात है उनकी, वो आपस में चिपक जाएंगे, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी, तो उनकी के ही मतलब जीरो हो जा रही है, ठीक। तो इस तरीके से आसान है, इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम भी कहलाता है। तो ये आसान है। ओके मेरा बच्चा, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। बस करें यार, थक गए हम भी। मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। बेटा मैं दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ, परेशान ना हो। ये ले लें, पिक्चर ले लें। पिक्चर ले लें बेटा इसकी। कुछ के मैंने आंसर दिए हैं, कुछ के आंसर नहीं दिए। वो आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। ठीक है मेरा बच्चा। चलो अपना बहुत ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। और मुझे एफबी पर टैग करना बंद करो, सही है, प्लीज।